नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको 9वीं कक्षा का 7वां अध्याय शिष्टाचार इस पाठ को पढ़ाने वाली हूँ। इस पाठ के रचयिता भीष्म साहनी जी हैं, जिन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार शिष्टाचार झलकता है इस विषय पर चर्चा किए हैं। भीष्म साहनी जी ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाए और इस कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी जी हमें पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही मनोरंजक और मार्मिक ढंग से कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और यह कहानी हमारे जीवन में हमको बहुत कुछ सिखा जाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति उसके शिष्टाचार से प्यार करना चाहिए, उसके मानवीय मूल्यों से प्यार करना चाहिए, ना कि उसके शारीरिक रचना, उसके रूप रंग से प्यार करना चाहिए। ये कहानी हमें यह सिखा जाती है। तो आइए बच्चों, हम इस कहानी का प्रारंभ करते हैं। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाते फिरूँगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? यहाँ पे पति पत्नी का जिक्र होते हुए देख रहे हैं। जो बाबू राम गोपाल जी हैं वो पति हैं, वह एक नौकर को ढूंढ कर लाते हैं। तब उनकी पत्नी उस नौकर को देखकर वो बहुत ही चिढ़ जाती है और अपना मुंह फेर लेती है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि नौकर शायद देखने में सुंदर नहीं था और उनकी पत्नी कहती है कि इस व्यक्ति से मैं काम कराऊंगी या लोगों से छिपाती फिरूंगी। तो इसका उत्तर जो उनके पति देव हैं राम गोपाल जी, वो देते हुए कहते हैं कि इसका जो वेतन है वह बहुत ही कम है, केवल 12 रुपये में ही ये काम करेगा और इतना सस्ता नौकर कहीं मिलेगा क्या? तो इसके बदले में श्रीमती जी उत्तर देती है कि अगर वो 12 रुपये लेता है तो काम भी वैसा ही करता होगा। यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। बाबू राम गोपाल जी बोलते हैं कि ये तो मैं नहीं जानता, यह अभी अपने गांव से ही आया है। श्रीमती जी की भौवें चढ़ गई, तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो कि जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। तो यहाँ पे श्रीमती जी इस नौकर को रखने के लिए तैयार हो जाती है और वह चिढ़कर कहती है कि अब मैं इस नौकर को पहले काम भी सिखाऊं, और अपने पति को कहती है कि तुम मुझ पर एक दया करो कि तुम दूसरे नौकर की खोज करते रहो। जैसे ही मुझे दूसरा नौकर मिलेगा मैं इस नौकर को काम से निकाल दूंगी और नए नौकर को रख लूँगी। अभी तक हमने देखा इस कहानी में कि किस प्रकार श्रीमती जी व्यक्ति के रंग रूप को देखकर उसको महत्व देती है। अगर रंग रूप अच्छा है तो कार्य अच्छा करेगा, ऐसा उनका मानना है, और अगर रंग रूप अच्छा नहीं है तो वह काम भी उसी प्रकार करेगा। अब तक हमने यह देखा। अब हम आगे पढ़ेंगे। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लग गई। कुशल क्षेम अर्थात उसका पूरा बायोडेटा, उसकी पूरी जानकारी निकालने लग गई। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत अर्थात उसके दांत भी कतार में नहीं थे, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात भिजवा दूंगी, अर्थात पुलिस चौकी
भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा, अर्थात एक एक रुपए का हिसाब तुम्हें देना होगा। ऐसा श्रीमती जी, जो नौकर है उसका नाम हेतु है, हेतु को समझाते हुए कहती है। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का होता है। सब झूठे, गलीज और लपटे होते हैं। यहाँ पे हमें जो भीष्म साहनी जी हैं वह बताना चाहते हैं कि श्रीमती जी भी यह कोई अलग महिला नहीं है, बल्कि यह भी उन्हीं मनुष्यों में से एक है जो नौकर के लिए एक सोच रखते हैं कि नौकर घर में चोरी करते हैं। ऐसी सोच श्रीमती जी की भी है, ऐसा हमें भीष्म साहनी जी बता रहे हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकर की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यहाँ पे भीष्म साहनी जी कहते हैं कि श्रीमती जी का यह विश्वास ही था कि नौकर यह कामचोर होते हैं और यह घर में चोरी चकारी करते हैं, और जैसे ही इन्हें छुट्टी चाहिए तो घर से चिट्ठी मंगवा लेते हैं और किसी तरह छुट्टी प्राप्त करने के लिए यह जालसाज बुनते हैं। ऐसा उनकी धारणा थी। यहाँ पे भीष्म साहनी जी कह रहे हैं कि श्रीमती जी का जो व्यवहार था नौकरों के प्रति, वह नौकरों को ही किस प्रकार नौकरों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार था, अर्थात उसके लिए कोई हमदर्दी या अपने समान वह उसे नहीं समझती थी। वह अपने से उसे शायद यहाँ पे छोटा समझती है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे अब श्रीमती जी के बारे में बताया जा रहा है कि यो भी घर में उनकी हुकूमत थी। हुकूमत अर्थात घर में श्रीमती जी का ही चलता था, बाबू राम गोपाल जी के तुलना में। जब उन्हें पति देव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती, और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों से बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकरों के हर काम की जानकारी रखती थी कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया है, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली है। जासूसी नॉवेल की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता है। यहाँ पे भीष्म साहनी जी कहते हैं कि जो घर की पूरी बागडोर थी, जो घर की हुकूमत थी, उस पर सिर्फ श्रीमती जी का ही अधिकार था। जब उन्हें गुस्सा आता था राम गोपाल जी के ऊपर तो वह अंग्रेजी में डांटती थी, और जब नौकर के ऊपर गुस्सा आता तो वो उसे गालियों से बात करती थी, अर्थात वह उसे गाली देकर ही बात करती थी। और वह पलंग पे बैठे बैठे ही पूरा पता लगा लेती थी कि नौकर ने कहीं ज़्यादा घी तो नहीं हजम कर लिया, ज़्यादा शक्कर तो नहीं खा लिया। वह एक नौकर को अपने हमेशा कटघरे में खड़ा करती, और हमेशा ऐसे उन्हें लगता कि नौकर नौकर के हर काम में षड्यंत्र ही नज़र आता है। हर काम में नौकर को कुछ न कुछ वो गलत ही करेगा, ऐसा उनका सोचना था। अब तक तो हमने देखा कि किस प्रकार राम गोपाल एक नौकर को ढूंढ कर लाए जो उनकी श्रीमती जी को पसंद नहीं था। फिर उन्होंने उन्हें राम गोपाल जी को बोलते हैं कि मैं इस नौकर को रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम कुछ ही दिन में एक नया नौकर ढूंढ के लाओ। और नौकर को, जो नया नौकर आता है, उसे हिदायत देते हुए वह उसे समझाते हुए कहती है कि किस प्रकार उसे घर में कार्य करना है और किस प्रकार श्रीमती जी राम गोपाल जी के ऊपर अर्थात अपने पति के ऊपर और नौकर के ऊपर हुकूमत चलाती है, किस प्रकार उनकी एक नौकरों के प्रति सोच बन चुकी है। हमने अभी तक यह देखा है। अब हम आगे की कहानी देखेंगे। काम चलने लगा। हेतु अरूप तो था ही, उस पर उज्जट और गंवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच की गिलास टूटने लगी, पर्दों पर धब्बे पड़ने लग गए। यहाँ पे हेतु के बारे में बताया जा रहा है कि वह अरूप था, अर्थात वह दिखने में सुंदर तो नहीं था, लेकिन इसके साथ ही साथ वह उज्जट और गंवार था, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं थी कि किस प्रकार वह कार्य करे। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लग गए, अर्थात जब वो कार्य करता तो उससे शायद गिलास भी टूटने लग गए थे, और वह हाथों को साफ नहीं करता, और जब पर्दे पकड़ता था तो उस पर धब्बे पड़ने लगते थे। घर का काम अस्त व्यस्त रहने लग गया। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरों को बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लग गए और बाबू राम गोपाल की खोज
दूसरे नौकरों के लिए शिथिल पड़ने लग गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार श्रीमती जी नौकर को दिन में 10-10 बार बर्खास्त करती अर्थात निकालने की धमकी देती रहती थी, परंतु अब इससे हेतु को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हेतु को इसकी आदत लग गई थी। धीरे धीरे समय बीतने लग गया और जो बाबू राम गोपाल जी दूसरी नौकर की तलाश कर रहे थे वह भी शिथिल पड़ने लग गया अर्थात धीमे पड़ने गया। नौकर उज्जड़ था, अरूप था, पर दिन में वह सिर्फ 2 बार खाता था और वेतन सिर्फ उसका 12 रुपये था। और अगर कोई चीज़ उसे नुकसान हो जाता, टूट फूट जाता, तो वह भी उसकी तनख्वाह से काट लिया जाता था। धीरे धीरे समय बीतने लग गया। हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह फटने लग गए। उसके मुंह का रंग और गहरा होने लग गया और धीरे धीरे जो हेतु एक गवार नौकर था वह अब धीरे धीरे शहरी नौकर में तब्दील हो गया। इस तरह 3 महीने बीत गए, पर यहाँ पर पहुंचकर श्रीमती जी एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था और प्रथानुसार उसके मुंडन का संस्कार के दिन नज़दीक आ रहे थे अर्थात मुंडन जो बाल निकाला जाता है। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारी होने लग गई। बेटे के वात्सल्य ने अर्थात बेटे के प्यार ने श्रीमती जी की आंखें आटे, दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौने, कपड़ों की ओर फेर दिया। जो अभी तक श्रीमती का ध्यान सिर्फ घर के काम काजों में होता था कि आज हेतु ने कौन सा कार्य गलत किया, क्या तोड़ फोड़ दिया, लेकिन ये सारा धीरे धीरे इस बात पर उनकी नज़र हटने लग गई जब वह अपने बेटे से प्रेम की तरफ आकर्षित हुई। वात्सल्य मतलब जब उनके बेटे के प्रेम ने उन्हें ध्यान उनका हटा दिया इस सारी बातों की तरफ से। सामियाने और बाजे का प्रबंध होने लग गया। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लग गए और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लग गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार वह अपने बच्चे के मुंडन की तैयारी में जुटी हुई थी कि जो उनके पूरे घर की चाबी का जो गुच्छा उनके दुपट्टे से इतने दिन से बंधा हुआ था वह धीरे धीरे अब हेतु के हाथों में अर्थात नौकर के हाथों में पहुंच गया। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लग गए। मित्र संबंधी मोटरों व तांगों पर बच्चे के लिए उपहार लेकर आने लग गए। फूलों, फानुसों और मित्र मंडलों के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जिस समय का इंतज़ार श्रीमान और श्रीमती जी को था वह समय आ गया, वह वक्त आ गया था। मेहमानों की भीड़ उनके घर में बढ़ती जा रही थी। मित्र संबंधी कोई फल तो कोई फ्रूट तो कोई उपहार लेकर बच्चों के लिए उनके बच्चों के को बधाई देने के लिए उनके घर की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे और धीरे धीरे पूरा घर खुशनुमा वातावरण में बदल गया। श्रीमान और श्रीमती जी अपने कार्य में इतने व्यस्त थे, इतने तब्दील हो गए थे कि उन्हें बिल्कुल भी किसी बात का ख्याल नहीं था। यहाँ पे हम कह सकते कि उन्हें पसीना पोंछने तक का भी वक्त नहीं मिलता था। ऐन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा था और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे अर्थात मेहमान का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। क्या बात है? यहाँ पे बता रहे हैं कि उसी वक्त जिस समय ये सारी मेहमान का आवागमन हो रहा था उसी समय हेतु बाहर से आया और उसने श्रीमान जी को कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए। यहाँ पे श्रीमान जी भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इस वक्त हेतु आखिर छुट्टी क्यों मांग रहा है और वह पूछते हैं कि क्या बात हो गई। हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दे, आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दे। यहाँ पे श्रीमान जी क्रोध में आ गए और श्रीमान जी का क्रोध उबलने लग गया अर्थात उनका गुस्सा बढ़ने लग गया। उन्होंने कहा, जाओ, आज के दिन छुट्टी कैसे दे दे, जाओ अपना काम देखो, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल सकती। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। छोड़ो। हेतु फिर भी खड़ा रहा।
जाओ अपना काम देखो, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल सकती है, ऐसा श्रीमान जी ने कहा। उन्होंने कहा है कि मेहमान को खाना खाने का समय हो गया है और तुम्हें घर जाना है। हेतु उसके बावजूद भी वहीं पर खड़ा रह गया, वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। श्रीमान झुंझला उठे, अर्थात वह और क्रोध में आ गए। जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चाटा दे मारा। जब श्रीमान जी का गुस्सा और बढ़ने लग गया क्योंकि हेतु अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था और न ही श्रीमान जी की कोई बातों को मानने के लिए वह तैयार हो रहा था, तभी श्रीमान जी को गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने एक चाटा हेतु के मुंह पर मार दिया। और वह क्रोध में कहते हैं कि उल्लू के पट्टे, यह बात तूने छुट्टी मांगने का निकाला है। चाटे की आवाज़ दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चाटा पड़ा, आंखें फेर ली। ये सारी घटना सब लोग देख रहे थे, लेकिन यह घटना सिर्फ यह जो बुरा कार्य हो रहा था वह हेतु के लिए हो रहा था, एक नौकर के लिए हो रहा था, इसीलिए सबने वापस इसे अनदेखा कर दिया। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो अर्थात जब उनकी पत्नी को, गोपाल जी की पत्नी को इस बात की जानकारी मिली तो वह जैसे तंदा से जागी, जैसे वो एकदम गुस्से में आ गई और हो न हो इसमें कोई भेद है। यहाँ पे भी उनकी सकी सुई अटक गई और वो कहती है कि ज़रूर यहाँ पे कोई बात छिपी होगी। मैं भी कैसे मूर्ख जो इस लंपट पर विश्वास करती रही। वह बोलती कि मैं भी अपने आप को, वह एक गंवार कहते हुए कहती है कि मैं भी कितनी लंपट थी जो इस गंवार के हाथ में ताले की पूरी चाबियां सौंप कर दे दिया मैंने। इसने न मालूम किस किस चीज़ पर हाथ फेरा होगा जो आज के दिन छुट्टी मांगने चला आया। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी, अर्थात उसे बार बार क्रोध करते हुए धुतकारने लगी। उन्होंने वहाँ कुछ कहा जो हेतु के कानों में पहले कभी नहीं सुना था, अर्थात श्रीमती जी ने गुस्से में ऐसी ऐसी बातें बोली जो हेतु ने कभी भी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लग गए। एक ने हेतु से पूछा, क्यों घर क्यों जाना चाहते हो? तभी ये सारी घटना देखते हुए एक व्यक्ति आता है, जो जलसा, जो उनका एक जो प्रोग्राम हो रहा था वो प्रोग्राम में बाधा न हो इसकी सूचना श्रीमान जी को देते हुए कहते हैं कि चलो इस पे मिट्टी डालो, शायद ऐसे कहते हुए इसको टालने की कोशिश करते हैं। और वह व्यक्ति पूछते हैं हेतु को कि आखिर घर क्यों जाना चाहते हो? तो हेतु उत्तर देता है कि धीरे से कहता है कि जी काम है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा और मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे, हेतु को चुपचाप धकेलकर परे हटा दिए। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ, अर्थात लोगों ने इस बात को टालने के लिए उसे ढकेलकर एक जगह कर दिए। फिर पति पत्नी श्रीमान और श्रीमती जी बैठकर बातें हुए, चर्चा विमर्श हुआ और दोनों ने इस नतीजे पर पहुंच गए कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट जाता, बरामदे के कोने में जाकर बैठ गया और नहा चुपचाप इधर उधर ताकने लग गया। इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लग गए। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उसे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वही रट लगाई। यहाँ पे जब श्रीमान श्रीमती जी बात कर विचार विमर्श कर आते हैं कि हम अभी ये समय कुछ बोलने का नहीं है, बाद में देख लेंगे कि इसका क्या करना है, और वह वापस बाहर आते हैं कि देखते हैं कि हेतु अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ है। तो श्रीमान को और भी गुस्सा आता है और वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि जाकर काम करेगा कि मैं किसी को बुलाऊं। लेकिन इसके बावजूद भी जो हेतु है वह अपनी जगह से नहीं हिलता और वह एक ही रट लगाता है कि मुझे छुट्टी दे दो साहब, मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, मुझे काम है। आखिर अब जो भी जलसे में आए थे, जो भी इस प्रोग्राम में आए थे, वह भी उन लोगों का ध्यान भी इस तरफ आने लग गया और उन लोगों में से एक दो मित्रों ने श्रीमान जी को यह सलाह दिया कि इसका नाम पता लिखकर इसे जाने दो और इसकी तनख्वाह भी रोक दो। श्रीमान ने ठीक वही किया। उन्होंने डायरी लाई, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार श्रीमान और श्रीमती जी बिना कुछ सच्चाई जाने हेतु को
के साथ गलत व्यवहार करते हैं और उसे उसका अपमान कर कर उसे काम से बाहर निकाल देते हैं। अब हम आगे की कहानी देखेंगे। जब अगले दिन समय बीत जाता है, सब लोग चले जाते हैं, तो श्रीमती जी अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल करने लगती है। अपने जेवर, अपने सूट, अपने चांदी के बटन, एक एक चीज़ों को याद कर कर वह गिन डालती है। लेकिन बड़े तो बड़े ठहरे, उन्हें कहाँ याद रहता है कि उनके पास कितना समय है, और इतना कोई याद भी कैसे कर सकता है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ जाती है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? अब श्रीमती जी श्रीमान को गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम आखिर उसे क्यों जाने दिए? कभी कोई नौकरी को यूँ भी जाने देता है नौकर को? अब मैं क्या जानूँ क्या क्या उठा ले गया है। जाएगा कहाँ? उसके 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। जब श्रीमती जी ऐसा गुस्सा करती है तो श्रीमान जी अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आखिर जाएगा कहाँ? उसके 3 महीने का मैंने जो तनख्वाह नहीं दिया है, मैंने उसका पैसा रोक लिया है। वाह जी, 150 की चीज़ ले गया तो 20 रुपये तनख्वाह की वह चिंता करेगा क्या? यहाँ पर भी श्रीमती जी का क्रोध कम नहीं होता है। तुम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह देख लो, अगर कोई चीज़ भी गायब हुई है तो मैं पुलिस इत्तला कर दूंगा। मैंने इसका पता वता सब लिख लिया है। यहाँ पर पुनः श्रीमान जी अपनी श्रीमती को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम अपना पूरा हिसाब देख लो कि कहीं कुछ गायब तो नहीं हुआ। अगर कुछ भी गायब होगा तो मैं पुलिस में खबर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास उसका पता सब मैंने लिख के रख लिया है। तुम समझ बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। यहाँ पे पुनः श्रीमती जी श्रीमान जी से प्रश्न पूछती है कि तुमको क्या लगता है, वह सही पता देख के गया होगा? दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लग गया। जब श्रीमती जी को कोई चीज़ें न मिलती तो वह हेतु को गालियाँ देती, बस श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल में अफसोस करने लग गए। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर करके भिजवा दूं, मगर फिर कुछ श्रीमती जी के डर से कुछ अपने संदेह के कारण वह रुक जाते। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार समय बीतता गया और दूसरा नौकर घर में आ गया। धीरे धीरे काम चलने लग गया और जैसे ही घर में अगर कोई सामान नहीं मिलता तो श्रीमती जी हेतु को गालियाँ देते हुए कहती कि जरूर वही चुरा कर ले गया होगा। लेकिन कहीं न कहीं श्रीमान जी के मन में हेतु के लिए अभी भी कहीं चिंता थी, कि उन्हें एक यकीन था कि शायद वो ऐसा नहीं कर सकता है। उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं उसके पैसे को मनी ऑर्डर कर दूं, पर फिर उन्हें अपनी पत्नी की बातों का ख्याल आ जाता है और उनका डर सताता है, और कहीं कहीं उन्हें लगता है कि क्या पता वो कहीं कुछ सामान चोरी तो नहीं कर ले गया। इसी कारण वह उस पैसे का वो मनी ऑर्डर नहीं करता। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से घर लौट रहे थे जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा, उन्हें पहचानने में बिल्कुल श्रीमान जी ने देर नहीं लगाई। वह झट से सड़क के उस पार चले गए, हेतु के सामने जाकर खड़े हो गए और उसकी कलाई पकड़ लिए और कहे, अरे तू कहाँ था इतने दिन, गांव से कब लौटा? तब हेतु कहता है कि अभी अभी लौटा हूँ साहब, काम कराया है अपना। यहाँ पे श्रीमान उसको पूछते हैं कि जिस काम के लिए गया वह काम हो गया? हेतु ने धीरे से कहा, जी। फिर मालिक पूछते हैं उसके कि कौन सा ऐसा काम था, जरूरी काम था कि जो तूने जलसे के दिन ही भाग गया? हेतु चुप रहा। बोलता क्यों नहीं, काम क्या था? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच सच बता दो। यहाँ पे श्रीमान जी कहते हैं कि बता दे, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का प्रयत्न करता, मगर आंखें ऐसे छलक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। बाबू राम गोपाल पसीज उठे। यहाँ पे हेतु की मनोस्थिति, हेतु की हालत को दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार हेतु अपनी इस जो भी उसकी परेशानी थी वह बताना सही नहीं समझ रहा था, इसलिए उसने उस जलसे के वक्त नहीं बताया था और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। और ये सारी घटना देखकर बाबू राम गोपाल जी के भी दिल पसीज उठता है। श्रीमान जी पुनः उससे पूछते हैं, अच्छा क्या बात है?
उसका कंधा सहलाते हुए प्यार से पूछते हैं। तब हेतु कहता है, जी मेरा बच्चा मर गया था। लड़खड़ाती हुई आवाज़ में हेतु ने कहा। बाबू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते, फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा? तुमसे बार बार पूछा गया मगर तुमने कुछ भी क्यों नहीं बोला? क्यों? तो हेतु ने धीरे से कहा कि जी वहाँ कैसे कहता, खुशहाली के घर में यह नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान इस उज्जट गवार के मुंह की ओर देखने लग गए। और जब ऐसी बातें श्रीमान जी ने सुनी तो वह एक मूर्ति की तरह वहीं पर खड़े रह गए और हेतु के चेहरे की तरफ वह देखने लग गए। इस कहानी के माध्यम से हमें एक सीख मिलती है कि हम हमेशा व्यक्ति को उसके कपड़ों से, उसके रंग रूप से हम उसको जांचते हैं, हम उसको परखते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत होता है। हमारी ये सोच, हमारी ये धारणा गलत है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही सभ्य होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वह असभ्य होते हैं। ये हमारी बहुत ही गलत सोच है। और ये जो सोच किसी एक हद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के हर एक घर में हमें ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है जो लोगों के रंग रूप, लोगों के शिक्षा और लोगों के पहनावे से उनको जज करते हैं। इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि किस प्रकार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति भरोसा होना चाहिए और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने समान ही आदर सत्कार भी देना चाहिए, उसे कभी भी नीचे गिराना नहीं चाहिए। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अभी से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को सुलझाएंगे। धन्यवाद।